तो कंपनी की फॉर्मेशन करते हुए उन्होंने हमारे को कुछ वर्ड्स बताए, कहते हैं ये चीजें होती हैं। बोला गया, मुझे बताया गया कि मैं अपनी कंपनी की लाइफ टाइम में शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूं। पहले तो ये शेयर कैपिटल होती क्या है, देखो जैसा कि मैंने अभी बोला कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती थी, दैट इज नोन एज कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल। फिर पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की बिजनेस के अंदर, ये पर्सन था, इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। फिर पार्टनरशिप फॉर्म में की तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा। अब हमारे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज और बड़े हो जाने की वजह से, ठीक है, बोला गया कि सर और लोगों की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो और लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आप लोगों को इनवाइट किया। मैंने कहा जी आओ और मुझे लोन दे दो। आपने कहा लोन दे दे, क्यों लोन दे दे? मैंने कहा मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, स्कीम बताई मैंने आपको, जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसके अंदर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप जो मुझे लोन देंगे उसके ऊपर रिटर्न्स दूंगा, और एक टाइम पीरियड बाद आपके इस अमाउंट को रिफंड भी कर दूंगा, यानी कि रिडम्पशन कर दूंगा, रिडीम कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा आओ मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दोगे, एक टाइम पीरियड बाद मैं तुम्हारे को ये पैसा वापस कर दूंगा, और जितने टाइम पीरियड तक ये पैसा मेरे पास रहेगा इसके ऊपर मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट थी इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो कैपिटल होती है किसी एक पर्सन की, या फिर पार्टनर्स कैपिटल होती है कुछ लोगों की, लेकिन यही कैपिटल जब शेयरिंग वे में, क्या किसी एक पर्सन से पैसा ले रहा था मैं? जब बहुत सारे लोग मिलकर के पैसा देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं सर? शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर ऑफ अ कैपिटल। तो मुझे चाहिए थे मान लो 10 लाख रुपए, मैंने आप लोगों से पैसे मंगाए, और मैंने क्या किया, मान लो 10 लोगों से पैसे मंगाए 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, तो वो क्या है जी? शेयर कैपिटल। 10 लोगों का शेयर है इसके अंदर। ओके सर। अब मुझे पता लगा कि सर कुछ अलग अलग टर्म्स हैं। ये क्या टर्म्स है, आओ समझते हैं। सबसे पहले मेरे को प्रोमोटर ने बताया था कि मैं अपने कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर एक क्या नाम है अमाउंट से ज्यादा अपनी पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट नहीं करवा सकता, एक एक्सटेंट से ज्यादा पूरी लाइफ। तो उसको हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसकी अथॉरिटी है हमारे पास। कि हमारी अथॉरिटी कितनी है, बात समझ में आई? मैं आपको ये बोलता हूं कि इस फ्लोर के अंदर मान लीजिए 7 फ्लोर्स हैं, इस बिल्डिंग के अंदर 7 फ्लोर हैं, और 8 फ्लोर टेरेस्ड है। वहां पे जाने की आपको अथॉरिटी नहीं है, आप क्या उसको कभी एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपकी अथॉरिटी फिक्स कर दी कि मैक्सिमम इतना आप कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपकी अथॉरिटी जो एक बार लिख दी उसमें कभी ऑल्टरेशन हो ही नहीं सकता, हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स बुला करके उसके अंदर ऑल्टरेशन किया जा सकता है कि हाँ सर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो मान लो 1 करोड़ की अथॉरिटी की ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, मैं इसको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़ कितना भी कर सकता हूं। ठीक है जी, तो हो सकता है। तो सबसे पहले क्या थी? ऑथराइज शेयर कैपिटल। दिमाग में डालते जाना साथ के साथ। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? जितने की मेरे पास में अथॉरिटी है। सोचो किसी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, क्या वो पब्लिक इशू कर सकता है 1.5 करोड़ का? अथॉरिटी से बाहर कंपनी काम ही नहीं कर सकती। बात समझ में आई? तो अब इसके बाद में ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद में हमारे पास होती है इशूड शेयर कैपिटल। अब ये इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है? सोच करके देखो, हमारे घर में 50 किलो आटा पड़ा हुआ है, एक ही दिन आटा गूंद करके रोटी खा जाएंगे सारी की सारी, या धीरे धीरे चाहिए ना? तो सोचो मेरे पास अथॉरिटी है 1 करोड़ की शेयर कैपिटल इशू करने की, नहीं है मेरे को रिक्वायरमेंट अभी एट प्रेजेंट नहीं है। आम इंसान क्या सोचता है?
आम इंसान ये सोचता है हाँ 1 करोड़ रुपए की अथॉरिटी है, आ जाओ 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं। लेकिन मेंटोस इंसान क्या सोचता है, कहता है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ जाएगी 1 करोड़ की, रिटर्न भी तो देने पड़ेंगे। तो वो कहता है नहीं, अथॉरिटी चाहे 1 करोड़ की है लेकिन मुझे जैसे रिक्वायरमेंट है मैं वैसा काम करूंगा। तो 10 लाख रुपए की एट प्रेजेंट मुझे रिक्वायरमेंट थी अपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, अपना नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए, कुछ भी था, तो मैंने उसको सिर्फ 10 लाख ही जनता से मांगे, आम पब्लिक से मांगे। तो ये 10 लाख रुपए मेरी इश्यूड शेयर कैपिटल है। इश्यूड कभी ऑथराइज से ऊपर हो सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा जी, अगर इशू करना है तो फिर ऑथराइज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑल्ट्रेशन करने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो पहली हो गई ऑथराइज, दूसरी हो गई इशू, तीसरी है हमारे पास में सब्सक्राइब। अब हम छोटे थे, बचपन में पापा की थाली देखते थे, उसमें ज्यादा खाना होता था, हम कहते थे ना हमें भी दो इतना ही मम्मी, लेकिन मम्मी को पता होता था हमें चाहिए कितना। ठीक इसी तरीके से हमने इशू किए शेयर, क्या पब्लिक उसको फुल्ली सब्सक्राइब कर लेगी? जरूरी नहीं है, ये हमारी ब्रांड वैल्यू के ऊपर। अगर मैं रतन टाटा टाइप्स हूं, हाँ हो जाएगा, फुल्ली हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, ज्यादा भी मांग लेंगे लोग। लेकिन अगर मैं विजय माल्या हूं, जूते पड़ेंगे सर। पहले तो कंपनी का बिड इशू मत कर देना। और कंपनी कहां से आई तुम्हारी? कौन दे रहा है तुम्हें पैसा? कहां से आते हैं ये लोग जो ऐसे लोगों को पैसा दे दे? अच्छा है, उन बेचारों को पता नहीं होता ना कि हम किसको पैसा दे रहे हैं, इस वजह से वो तो सोच लेते कि हमने बैंक को पैसा दिया। करेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। कभी कभी तुम्हारे अंदर से खून नहीं खोलता कि इस चीज का पता लगे, क्योंकि न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, न्यूज चैनल तो यही करते हैं ना सिर्फ कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे, वो मुद्दे की बात नहीं बताते कि हुआ क्या था, एक्चुअली क्या हुआ था, सत्यम केस के अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से काम खराब हुआ था। ये सारी चीजें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन फिर किसी दिन मौसम बिठाएंगे, आज पढ़ाई कर लेते कोर्स से रिलेटेड बात। तो सर अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि मेरी ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी। अभी जब जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा ना, तो ये जो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है ना, ये फिर से रिवाइज करवाऊंगा, अभी ध्यान दिलवाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, अगला नाम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि मैंने दिया, मैंने, कंपनी ने इश्यू किया कितना शेयर कैपिटल और सामने वाले ने एक्सेप्ट कितना। तो जो सामने वाले ने, जैसे हम कहते हैं ना टाटा स्काई के सब्सक्राइबर, ऐसे ही सब्सक्राइबर कौन सी, सब्सक्राइब कैपिटल के, यानी कि मैं तो दे रहा हूं, आप कितना ले रहे हैं, वो वाली बात समझ में आई? ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड था, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अच्छा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बाद में हमारे पास में क्या आ जाती है, ये अलॉटमेंट आ जाती है कि मैंने इतने लोगों से अपना संबंध बना लिया, मैंने बोला कि हाँ जी इतने लोग मेरे शेयर होल्डर की लिस्ट में आ गए। ठीक है जी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वाले जो मेरे सब्सक्राइबर बन गए। अब इनसे ना मैं जब पैसा मांगता हूं तो इमीडिएटली नहीं मांग सकता, मांगता ही नहीं हूं। कैसे मांगता हूं पैसा, धीरे 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 टुकड़ों पे। यानी कि मैंने भी कहा था ना 10 लोग थे, 10 लाख रुपए दे रहे थे मुझे, तो 10 लोग 10 लाख रुपए दे रहे थे, 1 लाख एक बंदा दे रहा था मान लो, लेकिन 1 लाख रुपए देने वाला कहता है मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन एक साथ नहीं दे सकता, इतनी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा भैया एक काम करता हूं, 20,000 की 5 इंस्टॉलमेंट आपकी बना देता हूं, तब दे दोगे? कहते हैं हाँ तब दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपसे टाइम टाइम पे कॉल करता रहूंगा आपको, और आप मुझे पैसे देते रहना। तो इंस्टॉलमेंट्स पे आती है चीजें, इसको हम कहते हैं कॉल्ड अप, फोन कर रहे, हेलो पैसे दे जाओ, कॉल्ड अप से कॉल्ड मनी। अच्छा एक बात बताओ, जो सब्सक्राइबर बन गया, जैसे तुम टाटा स्काई के सब्सक्राइबर बन जाते हो, ठीक है जी, उसका सारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेते हो, और ड्यू डेट पे वो तुमसे पेमेंट मांगता है, कॉल करता है, हाँ जी डीएक्टिवेट कर दूंगा आज रात को 12 बजे, ऐसा कहकर धमकी देता है। तुम कहते हो यार धमकी दे दी, कोई बात नहीं, हम तो नहीं दे रहे, हमारी तो 7 तारीख को इनकम आएगी, हम तभी इसको क्या नाम है दोबारा से करेंगे। तो कॉल किया था, लेकिन सब्सक्राइबर ने
कॉल रिसीव भी की लेकिन सामने से पेड अप नहीं किया, अनपेड अप रह गया। मान लो ऐसा हो सकता है ना, मैं ये कहता हूं, मान लो एक सब्सक्राइबर था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 20,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट दी 20,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कॉल किया गया लेकिन सबने पैसा नहीं दिया। सब लोग तो एक दिन कॉलेज की फी भी नहीं पे करते, इंस्टीट्यूट की फी भी नहीं पे करते, तो इतने सारे शेयर होल्डर्स कैसे कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड कहीं कहीं बैठे। और यही वो लोग होते हैं जब इनका टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाता है ना, हम इनको भगा देते हैं, शेयर फोरफीट कर लेते हैं, इनको जब्त कर लेते हैं इनका पैसा। ठीक है जी, तो ये क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर इश्यूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और उसके बाद में अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल या फिर अनपेड अप शेयर कैपिटल भी हो सकती है। अनकॉल्ड अप क्या होगी? जो मांगे नहीं, 5 में से 3 इंस्टॉलमेंट मांगी है तो 2 अनकॉल्ड है, और 3 में से 2 मिली है तो 1 अनपेड है। बात समझ में आई? कोई शक किसी को कुछ पूछने का है क्या? अच्छा, अब आगे सुनो कहानी। मतलब ये तो तुम्हें पहले भी पता होगा शायद, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हो 12th क्लास के अंदर, बेसिक है। सर मेरे क्यों बता रहे, थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं। ऐसा होता है ना, कभी तुमने सुना है, कभी देखा है किसी नेता को डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हुए, मेरे को तुमसे वोट चाहिए, रैली के अंदर मेरे को तुमसे वोट चाहिए, अगर डायरेक्ट वो कहे तो जनता क्या कहेगी? यार कितना गंदा आदमी है, सीधा मुद्दे की बात। पहले हमारी भी तो सुन, हम क्या चाहते हैं। अब तुम चाह रहे थे अभी अभी टेस्ट हुआ है खत्म, रिलैक्स करना, मैंने करवा दिया। ये रिलैक्स ही तो चल रहा था तुम्हारा, तुम बैठे थे, कोई दिमाग लग रहा था क्या? कोई नहीं लग रहा था, आराम से चल रही थी चीजें। पढ़ाया मैंने? कोई पढ़ाया किसी को? बेटा पढ़ाया मैंने? बिल्कुल नहीं पढ़ाया, तो बातचीत कर रहा था। इसको तो बातचीत कहते हैं, सुनते हैं। कोई नहीं पूछने लगा तुम्हारे से कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, इशूड शेयर कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड क्या है। सर फिर क्यों बता दिया? ऐसे टाइम पास की, मनोरंजन। तो ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बेस बनाना पड़ता है। मतलब ऐसा सपना भी तुम्हें आए ना, थ्योरी में इनसे ये पूछ लेंगे, लिख लेता हूं, उठ जाना, सपना भी मत देखना, नहीं पूछने लगे। और क्वेश्चन आएगा जी प्रोराटा का, प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा। और कैसा क्वेश्चन आता है, अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो जो मैंने इनको रिवीजन करवाया ना, अपलोड किया। इच्छा हो ना कौन सा वाला क्वेश्चन आता है सर, मुद्दे की बात, वो देख लेना चैनल पे जाकर, वो वाले क्वेश्चन आते हैं प्रोराटा के। सुनो चाचा जी, प्रोराटा के क्वेश्चन, प्रोराटा के क्वेश्चन जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ हो और कोई पेड कर रहा हो, कोई अनपेड कर रहा हो, सिखाएंगे, जानने के लिए आते रहेंगे। अभी यही है वैसे। अच्छा जी, अब देखो सर क्या है हमारे पास में, अब क्या है हमारे पास में, हमें ना कंपनी की एक ना रूल्स होते हैं, कंपनी के रूल्स होते हैं। कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक ऑब्लिगेशन लगा रखी है। क्या ऑब्लिगेशन लगा रखी है? कहते हैं आपको ना किसी भी इन्वेस्टर का पैसा डुबोना नहीं। कंपनी कहती है हाँ हाँ, लेकिन कितनी कंपनियां इस चीज को मानती है? तो इसके लिए क्या बोला गया कि आप लोग सोचिए, मेरे शेयर होल्डर है, अब मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आप लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं, और आप लोग अगर मेरे शेयर होल्डर्स हैं और मैंने कंपनी के शेयर इशू किए हैं, तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? 90% लोगों का पैसा, यानी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए इशू किए थे ना एज अ शेयर कैपिटल, मैंने 10 लाख रुपए इशू किए थे कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो कम से कम 9 लाख रुपए मुझे मिल जाए तो ही मैं काम आगे चला सकता हूं। अगर 10 लाख में से 9 लाख रुपए, यानी कि 90% मुझे अमाउंट रिसीव नहीं होता है, तो जिन लोगों ने मेरे को 89% तक दिया है, उनका पैसा मुझे बाइज्जत वापस करना पड़ेगा, हाथ जोड़कर। उनका पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। सो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। सोचो अगर 89.5 पे जाकर के रुक गए तो हाँ, वापस करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है कंपनी की। ये काम तभी शुरू करूंगा, आपका प्यार तभी मानूंगा जब कम से कम 90% लोग प्यार दें।
सर सिर्फ 10% की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, सिर्फ 10% की वजह से ऐसा। सर इसका कोई तोड़ नहीं है क्या? बिल्कुल है तोड़। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस वाले घूमते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम आपके अंडर राइटर बन जाएं क्या? सोचो 1 मिनट के लिए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोचो रतन टाटा जी को अपना एक बिड लॉन्च करते समय, आईपीओ लाते समय, बिड लॉन्च या फिर आईपीओ का मतलब क्या है? शेयर इश्यू करते समय। छोटे बच्चे हम सर, हैवी हैवी वर्ड मत बोला करो, हम बड़ा होना भी नहीं चाहते, ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं। आईपीओ क्या है? बिड इश्यू करना क्या होता है? मतलब मुंह से निकल जाता है हमारे, तो ऐसे देखते हैं। शेयर इश्यू करना, ठीक है? तो आज पता लग गया उसका दूसरा नाम भी होगा। अच्छा है, तो रतन टाटा जी को अपनी गुडविल पे पूरा विश्वास, वो शेयर इश्यू कर रहे हैं, वो शेयर इश्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से ना कहीं पे उनके दिल में एक डर है, कहीं 90% लोगों ने मेरे शेयर नहीं खरीदे तो ये बिड फेल हो जाएगा और मुझे रिफंड करना पड़ जाएगा। ऐसी वो चिंता में बैठे हुए थे अपने ऑफिस में। इतनी देर में आया एक इंश्योरेंस कंपनी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी आती है ना, ऐसे इंश्योरेंस एजेंट दिखने वाला एक पर्सन आया, कहते हैं हम आपके अंडर राइटर बन जाएं क्या? रतन टाटा जी ने पूछा ये अंडर राइटर ये क्या है? अंडर राइटर क्या होता है? कहते देखो हम आपको एक डील सुनाते हैं, आप इसीलिए परेशान हो ना कि आपका 90% शेयर्स लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा या नहीं आएगा। रतन टाटा जी कहते हैं इसीलिए परेशान है। तो हम आपकी परेशानी का निवारण करते हैं, और ऐसा करते हुए हम क्या करेंगे, आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि आपका पूरे का पूरा जितना भी 10 लाख रुपए का अगर आप मांग रहे हो, जो आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, जनता से जो पैसा मांग रहे हो, इस पूरे को हम सिक्योर कर लेते हैं। यानी कि अगर जो लोग नहीं लेंगे ना, वो हम लेंगे। तो रतन टाटा जी कहते हैं अगर एक भी शेयर नहीं बिका तो कहते 10 लाख की कैपिटल हम खरीदेंगे, आपकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब जैसे तुम कहते हो ना अपनी लैंग्वेज में, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, भाई बैठा है ना। ऐसे ही अंडर राइटर आकर के कह रहा है, अंडर राइटर आकर के कह रहा है रतन टाटा जी को टेंशन क्यों ले रहे हो, भाई बैठा है ना। लेकिन भाई कब किसका सगा हुआ है? लास्ट में हम भी तो कह देते हैं बस तू ट्रीट दे दी, कह देते हैं ना दोस्त को, बस तू ट्रीट दे दियो यार, एक पिज्जा खिला दियो हमें। ऐसे अंडर राइटर कहता है कमीशन दे देना, बस इस काम के लिए मैं कमीशन लूंगा आपसे। अब सोचो रतन टाटा जी के पास में 89% पे जाकर के मामला अटक गया। 88% लोगों ने उनसे शेयर ले लिए, 88% पे जाके मामला अटक गया। तो रिमेनिंग कौन खरीद लेगा जी? अंडर राइटर खरीद लेंगे। ठीक है जी, रिमेनिंग कितना हुआ? 12%। तू मत बोलना, क्यों चाहेगा कोई कि सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ में काम शुरू करो? वो चाहेंगे ना फुल सब्सक्रिप्शन के साथ में काम करूं, तो रिमेनिंग 12% कौन ले लेगा? अपना अंडर राइटर ले लेंगे। अब ये अंडर राइटर और रतन टाटा जी के बीच की बात है कि अगर वो 4% देते हैं उसको, तो उनका काम तो चले एटलीस्ट। लेकिन बेटर यही है कि 12% बोले। कोई शक अंडर राइटर की कहानी में? ठीक है जी। अच्छा, ओ मोबाइल बाबा बंद करो इसको, और ये मत कहना कि क्वेश्चन देख रहा था मैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहा। एक बच्चा मेरी क्लास के अंदर, इसी क्लास में था शायद, इसी क्लास में था शायद, नहीं इसमें नहीं था, पिछले वाले बैच में। तो ऐसे बच्चे बैठे हुए यूं मोबाइल लेकर के बैठा हुआ, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, लोगों को डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ, बैठ जा बेटा, इसको भी बंद कर दिया, दिक्कत हो रही है। नहीं, दे आर एक्सट्रीमली हॉट। उनको जो है मी टू बाबा, आगे का पंखा मुझे भी चाहिए। और पता है जब इंसान बोलता है ना तो बीपी अपने आप बढ़ता है उसका, और जब इंसान सोचता है, जैसे थोड़ी देर पहले तुम टेस्ट दे रहे थे, तुम्हें पंखे की जरूरत महसूस हो रही है, ऐसा होता है। अच्छा है, तो क्या कह रहा था? हाँ, एक बच्चा था, वो क्या कर रहा था, मैंने जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया, तो ऐसे वो कहता मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसे करके क्वेश्चन देख रहा हूँ यूं। तो वो बेचारे का मुंह उधर की तरफ था और मैं इधर की तरफ था सामने से। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे उसका ना अंगूठा चल रहा है,
और मैंने टोक दिया तो कहता मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, वो मॉर्निंग के बैच में था, उधर आधी सोई हुई आंखों से आता था वो, उसके बाद कुछ कर रहा था ऐसे। कहता मैं ना क्वेश्चन देख रहा था ऐसे करके। पहले तो क्वेश्चन को ऐसे करके क्यों देखेगा, नंबर 1। और क्वेश्चन देखते समय 2 अंगूठों का यूज क्यों करें? क्वेश्चन देख रहा हूँ, वैसे हम बेमन से करते हैं, यूं पकड़ करके क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन देखने में किसी को इंटरेस्ट आए? ऐसी वही वाली बात हो गई कि कोई घर के बंदों से बात कर रहा हो और हंसी हंसी करके बात कर रहा हो, और मैं पूछूं भैया किसका फोन था, तो कहते सब घर से फोन था। अभी घर पे कौन हंस करके बात कर रहा है? घर वालों से कौन हंस के बात कर रहा है भाई? ये ऐसा हुआ मेरे को पता नहीं, शायद कल लक्ष्मी नगर में हुआ। तेरे घर पे बात कर रहा हूँ, मैं तो घर पे बात कर रहा हूँ, हंस करके बात करो सीरियसली। अच्छा बच्चा है, न्यूली वेडेड हो तो भी समझ में आता है कि घरवाली से बात कर रहा है घर पे। ये कैसा बच्चा है जो टीन एज में पेरेंट्स के साथ में खुश है? मैं अब एग्री करता हूँ, हाँ सही कहते हैं, अब एग्री करता हूँ। चलो अच्छा खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ। वोट हम लोगों में होता है टीन एज के अंदर, ठीक है जी, हम उनसे एग्री नहीं करते लेकिन बाद में करने लग जाते हैं। अच्छा है, अब सुनो मेरी बात। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात समझ में आई 90%, और अंडर राइटर की बात भी समझ में आ गई, ठीक है जी, ओके सर। अब सर इंस्टॉलमेंट पे जो धीरे धीरे पैसा लिया जा रहा है ना, उसकी जनरल एंट्री लिखते हैं। चलो शुरू हो जाओ। हाँ जी लिखो, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब देखो, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने 4 एंट्रीज लिखी। ओके, अब एक बात बताओ, हमारे पास में अगर मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि कंपनी पहले पैसा मांगती है फिर पैसा रिसीव होता है, कंपनी पहले पैसा मांगती है फिर पैसा रिसीव होता है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे जो एंट्री है एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी अमाउंट रिसीव। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पैसा पहले कैसे मिल गया? जब तक मांगा नहीं गया तब तक मिल कैसे गया? क्योंकि यहां तो तीसरी एंट्री में मांगा था और फिर मिला था। यहां तो मैंने ये एंट्री गलत लिखी है सीक्वेंस वाइज। हमारे वो शेयर खरीदो, हाँ एप्लीकेशन देगी, और एप्लीकेशन दे करके पहले यही मतलब हुआ ना एप्लीकेशन देने का कि पैसा मांगा गया है। तो फिर कैसे हो गया कि मांगने की एंट्री बाद में और रिसीव करने की पहले?
पहले रिसीव करेगी बाद में मांगेगी। बाद में कैपिटल उनको उनका हिस्सा देती है शेयर कैपिटल। और बाद में क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है कि ये शेयर होल्डर्स है, तो पहले उनको हम कॉल करते हैं कि तुम्हारा और ड्यू लेने का अमाउंट तो। अच्छा एक बात बताओ कि ये अगर मैं बोलूं कि कंपनी और शेयर होल्डर आपस में मिले या जुड़े तो वो कब जुड़ते हैं? एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू? एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपनी और शेयर होल्डर जुड़ जाते हैं, आप ये कह रहे हैं। अच्छा भाई पहले मेरे को पता करना है ना, पहले मैं जरा जो लिखने वाला हूं तो लिखने से पहले साफ तो कर लूं ना, तो पहले देख तो लूं ना लिखा क्या हुआ है दिमाग पे तुम्हारे। अच्छा चलो, तो फिर मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला कि पहले बैंक क्यों और बाद में ड्यू क्यों, जबकि हर जगह पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है और आगे यही चलेगा। मतलब मैं ना ये टेस्ट नहीं करना चाहता कि तुम लोगों को जनरल एंट्री आती है या नहीं आती, मुझे पता है आती है, 101% आती है। अभी सुनूंगा तो 2 के टेबल की तरह यहां खड़े होकर के सुना दोगे, लेकिन ऐसा है तो क्यों है ये जानना है। हाँ मैं मान गया शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के टाइम पे ही हमें रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशंस भेज रहा हूं तो इसका मतलब मैं पैसा मांग रहा हूं ना, तो पहली एंट्री ये होनी चाहिए और दूसरी ये होनी चाहिए। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं एप्लीकेशन इशू करता हूं ना तो मैं पैसा मांग रहा हूं, ये सोचना एकदम गलत है। जी हाँ, कंपनी पैसा मांग रही है, एप्लीकेशन इशू करना ये मतलब ये सोचना कि एप्लीकेशन इशू करने का मतलब पैसा मांगना है, ये गलत है। हालांकि मांगा पैसा ही जा रहा है लेकिन वो ड्यू नहीं हो रहा। हो क्या रहा है ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारे पास में होता क्या है कि 90% की सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। सोचो एक सिचुएशन सोचो जहां पे तुम्हारे और शॉपकीपर के बीच में बार्गेनिंग हो रही है। तुम कह रहे हो, वो कह रहा है 1000 रुपए और तुम कह रहे हो नहीं जी 900 रुपए। वो कह रहा है 2000 रुपए और तुम कह रहे हो नहीं सर 1900 रुपए। वो कह रहा है नहीं 200 क्या नाम है, मैं तो 2000 ही लूंगा इस चीज में। और तुमने अच्छे बच्चों की तरह उसके हाथ में 2000 रुपए का नोट रख दिया, तो अब क्या लगता है 100 रुपए वापस आ जाएंगे? सर हम तो उसका सिर फोड़ देंगे। नहीं सिर नहीं फोड़ना, ठीक है जी, सिर नहीं फोड़ना, नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोस्त को कोनी मारते हैं, तेरे पास खुले हैं क्या? वो कहता है हाँ हाँ है। देख 400 मेरे पास पड़े हैं, 1500 रुपए तू दे दे, 1900 ही दूंगा इसके हाथ में ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आ गई 88% आए और कंपनी ने अंडर राइटिंग का केस भी नहीं ले रखा, यानी कि इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा अपने शेयर्स का, तो सर 88% लोगों का पैसा कंपनी के पास फंसा रहेगा, ये मानते हो? क्योंकि रूल्स कहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि ये 88% के लोगों के साथ में पैसे के साथ में अपना काम शुरू नहीं कर सकते, काम नहीं चला सकते, इनको रिफंड करना है। लॉ कह रहा है रिफंड करना है। 88% लोगों ने पैसा दे दिया, अब कंपनी के अंदर ऑब्लिगेशन क्या है, रिफंड करना है। तो सिचुएशन क्या हो गई, जो 88% लोग थे उनका पैसा तो फंस गया, 90 हुआ नहीं, काम शुरू हुआ नहीं, काम शुरू हुआ नहीं तो रिटर्न नहीं आया, रिटर्न नहीं आया और काम नहीं शुरू हुआ तो रिडम्पशन के टाइम पे भी आनाकानी हो सकती है नहीं हो सकती है सिचुएशन। तो कंपनी इतनी अच्छी नहीं है कि वो 88% लोगों का पैसा इमीडिएटली बांटती फिरेगी। लो सर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, इतनी अच्छी नहीं है कंपनी। तो ना एक अंपायर खड़ा किया गया, एक बैंक अकाउंट को अपॉइंट किया गया, बैंक को अपॉइंट किया गया
ये बैंक किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? बिहाफ पे काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कंपनी का बैंक है, ऐसा नहीं, कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है। तुम एक कस्टमर हो ना एक बैंक के, उसी बैंक में और भी कस्टमर्स है, तो वो तुम्हारा बैंक है। कभी पूछना उसको कि पीएनबी एसबीआई तू मेरा बैंक है, वो कहेगा हाँ हाँ मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपका बैंक नहीं। कभी जा करके ट्राई करना, यार एक काम करना मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दे, मंडे को देता हूं ना, तो मेरा ही बैंक है। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी के बिहाफ पे एक बैंक को अपॉइंट किया गया, क्या कह करके, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कि अगर 90% लोगों का पैसा इसमें आ जाए तो ये ट्रांसफर कर देना कंपनी को, अदरवाइज यहीं से वापस। समझ में आई? तो ये जो पहली एंट्री हो रही है ना, ये अंपायर के पास में जा रहा है पैसा। अंपायर कौन है? बैंक। और अगर 90% की सब्सक्रिप्शन आ गई तो वो ट्रांसफर हो जाएगी शेयर कैपिटल में। देखो पैसा आ रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है, यहाँ पे एसेट बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई। अब इसका मतलब हम काम शुरू कर सकते हैं। ये पैसा कहां ट्रांसफर हो गया? एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में। यानी कि कंपनी क्या कह रही है, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर एसेट आ गया और 90% लोगों ने मुझे पैसा दे दिया कम से कम, अब मैं काम कर सकती हूँ। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे शेयर होल्डर हैं ये, यानी कि मुझे इनको रिडीम करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल क्या है? एक तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइम में रिडीम करनी है ना, तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कारण क्या था? शेयर एप्लीकेशन। अगर देखो डेबिट और क्रेडिट आपस में काट दूं यहाँ पे, तो एंट्री क्या बनेगी? एक तरफ से बैंक बढ़ गया, एक तरफ से शेयर कैपिटल बढ़ गई, यानी कि ऑब्लिगेशन और एसेट दोनों ही बढ़ गए। यही पढ़ा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्यों बाबू जी, सेटिस्फाइड? ठीक है जी। तो मुझे नहीं सुननी आपसे जनरल एंट्री, मुझे पता है मेरे से अच्छी तरह आती होगी आपको, रट्टू तोते हो सारे के सारे, बस कलर हरा नहीं है तुम्हारा। सबने रट्टे मार रखे हैं, पूछ लो किसी से। और इंटरव्यू में किसी मेरे जैसे बंदे के हत्थे चढ़ गए ना, तो वो बता देगा तुम्हें, अरे मेरे तो 90% आए थे 9th 10th में और 11th 12th में भी, मैं तो बहुत तगड़ा हूं, जिस दिन वहम खत्म करना हो उस दिन वहम खत्म कर दूंगा। जैसे अभी 1 घंटे पहले किया था ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमें आता है, यही सोच करके संडे मनाया है ना तुमने कल। आज ये वहम टूटा ना, अगला सैटरडे फिर आएगा, फिर से संडे मनाओगे। आता है शेयर कैपिटल सोच करके, मंडे को फिर तोड़ूंगा तुम्हारा वहम। इसलिए आज से पढ़ना शुरू कर दो। वो मूवी का डायलॉग है ना कि इस टीम में एक ही बदमाश है और इस टीम का बदमाश मैं हूं, ऐसे करके शाहरुख खान का कोई चक दे में शायद, तो वो समझ जाओ बस। तुम समझदार को इशारा काफी है, बदमाशी तुम्हारी नहीं चलेगी। अच्छा है तो समझ लेना इन चीजों को। चलो आ जाओ फिर इसी बात पे आगे पढ़ते हैं। अब तुम्हारा दूसरा पॉइंट जो मैंने तुमसे पूछा था और तुमने गलत क्वेश्चन का आंसर दिया, क्वेश्चन सही का गलत आंसर दिया था। तुमने बोला कि कंपनी और शेयर होल्डर आपस में जुड़ते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, गलत जवाब, अलॉटमेंट के टाइम पे जुड़ते हैं। बात समझ में आई? जिस दिन तुम डेमो लेने आए थे ना, तुम स्टूडेंट थे हर इंस्टीट्यूट के, आज तुम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मेरी क्लास में बैठे हुए हो, तो आज मेरे स्टूडेंट हो पर्सनली। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ना अलॉटमेंट ऑफ शेयर जब किया जाता है ना, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इसका नाम रजिस्टर में लिख रहे हैं, अब आप हमारे हुए, कबूल है कबूल है कबूल है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे ये देखो, यहाँ पे कोई था क्या? अपना था ये? नहीं, 90% ना होते तो वापस चला जाता ना यहाँ से पैसा। यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे आप इसको, इसका नाम अपने रजिस्टर में लिखा है कंपनी ने, यहाँ हम तुम्हें अलॉट कर रहे हैं पैसे। और पहले पैसा मांगा गया, यानी कि अलॉटमेंट ड्यू की गई। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नरेशन में? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब तुम्हें पढ़ाता हूं, मान लो महीने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, वन शॉट पेमेंट नहीं आ रही, मान लो इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है। जब तुम्हें पढ़ाता हूं तो बोलता हूं ना कि इस महीने की फी ड्यू हो गई, अब पैसे ला देना, बोल देता हूं,
डिक्लेरेशन कर देता हूं। तो ये देखो कंपनी ने भी बोला कि अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो फिर रिसीव हो जाती है कंपनी को, यानी कि पेड बाय शेयर होल्डर। तो अब क्या चलेगा सिस्टम, पहले ड्यू फिर पेड, पहले ड्यू फिर पेड, पहले ड्यू फिर पेड, और पेड के अंदर अनपेड भी हो सकता है। समझ में आई ये सिचुएशन ऐसी क्यों है? तो चलो जी, ये 4 एंट्रीज लिख ली आप लोगों ने। यहाँ पे नरेशन लिखी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग amount of share application transferred to share capital account। अच्छा, और ये क्या है, यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री में लिखेंगे क्या, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। और ये बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, Yes, sir. ये 4 एंट्रीज। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या लिख दे, लिखो जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यहां पे भी यही लिख देंगे नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, और सेकंड में बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये जो बच्चे एक लाइन नहीं छोड़ते हैं ना बीच में, ये ठीक नहीं है, इनके बीच में एक लाइन छोड़ा करो। और जनरल एंट्री बनाने का सिस्टम मालूम है ना, मैंने जैसे बनाई है ऐसे नहीं बनाना, प्रॉपर बनाएंगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे विद नरेशन। ठीक है, मेरे पास में एक बच्चे का अभी 2 दिन पहले अलवर रहती है वो बच्ची, उसका क्या नाम है, मैसेज आया था कि सर इज इट कंपल्सरी टू मेंटेन नरेशन विद जनरल एंट्री इन एवरी चैप्टर। मैंने उसको हिंदी में जवाब दिया, नरेशन के बिना लिखना जर्नल एंट्री को सीए कोर्स के अंदर महापाप है। हाँ जी, महापाप है। समझ में आई? मतलब मैं स्ट्रेस देना चाहता था इस बात के ऊपर। 101% आपने लिखनी है, मैं लिखूं या ना लिखूं, नरेशन सिखाऊं क्या? किसी को सीखने का है नरेशन तो बता दो। नहीं सर इतने भी गए बीते नहीं है, वैसे जहां पे जरूरी होगा मैं खुद बताता रहूंगा। हुआ क्या है ये बताना है बस, संजय की तरह धृतराष्ट्र को, और आगे एक बीइंग वर्ड लगा देना है बस। सर ये संजय और धृतराष्ट्र कौन थे? महाभारत में थे। अच्छा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने नरेशन लिख ली, ओके। यहाँ पे नरेशन लिख ली, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। ओके सर, अब ये तो सारा हैप्पी एंडिंग हो गई, अच्छी अच्छी बातें हो गई है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।